हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के वर्गीकरण की क्लास नंबर 3। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे थे। काफी चीजें हम लोग उसमें पढ़ चुके थे, बाकी की चीजें अभी करते हैं और साथ ही में दोस्तों ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ में हम लोग जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर के वो सारे सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो ग्रुप डी 2022 के हो, एएलपी टेक्नीशियन के हो। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। एक चीज मैं और बता दूं, अगर किसी भी बच्चा रोज क्लास देख रहा है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे नहीं बना होगा। तो मैं आप लोगों से बस यही बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए आ जाओ, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, आधुनिक आवर्त सारणी की। इसमें हम लोग काफी चीजें समझ चुके थे कि सर इसमें 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। लेफ्ट से राइट पे जाने पर एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या घटती है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ चीजें और आसान कर देता हूं मैं। सर कैसे, बताओ। चलो आ जाओ दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, 4 ऑप्शन आ गए, उसमें से मान लो एक ऑप्शन क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये है। आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले उसको बाहर करोगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तो स्टेबल है। क्या इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? क्या ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे? क्या नहीं सर, नहीं सर, ये तो पहले से ही क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि सर ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे ही नहीं। यानी इस 18वें ग्रुप में जो भी तत्व आ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों, 0। बहुत बढ़िया। सर सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है दोस्तों? फ्लोरीन की होती है। देखिए ध्यान से समझना, फ्लोरीन की होती है। अब क्यों होती है, पहले इसका मैं कारण आपको बताता हूं। और इस अगर ये आपने एक फैक्ट समझ लिया, उससे कितनी चीजें आसान होगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो दोस्तों, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी से बताइए सर? 9 होता है। एटॉमिक नंबर 9 होने का मतलब क्या है, इसके एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 9। दोस्तों जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, तो प्रोटॉन 9 तो इलेक्ट्रॉन भी 9। आपको पता है सर एटम के बीच में तो होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, उसके चारों ओर कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दोस्तों पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जरा कमेंट करके बताएंगे। सर 2 आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। लेकिन इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन 9 थे। पहली कक्षा में आपने सर 2 को बिठा दिया तो बचे 7, 7 आपके अगली कक्षा में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों क्या इसको जरूरी है क्या एक इलेक्ट्रॉन की? हां सर, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या ये बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लेने की? बहुत ज्यादा कोशिश करेगा क्या आकर्षित करने की? बिल्कुल सर, ये आकर्षित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया। और दोस्तों इसके 2 कारण हैं। एक तो ये, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा कारण क्या है, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आए ना, तो देखो केवल 2 ही कोश है, 2 ही कक्षा है, तो इस न्यूक्लियस और इसके बीच की दूरी क्या है, कम है। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी आकर्षित करेंगे। तो आप लोग बोलोगे कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों है, ये मुझे समझ में आ गई। दोस्तों पहले मैं 2-4 लोगों का जवाब दे दूं, पढ़ाई तो होती रहेगी। सर जी एएलपी की वैकेंसी देखकर मर गया, सुन्नू कुमार जी बोल रहे हैं। सर जी एएलपी की वैकेंसी देख के मर गया, ठीक है। एक अनुराग विश्वकर्मा जी है, सर एएलपी का वैकेंसी बहुत कम आया है। दोस्तों इस बारे में मैंने कल भी आपको अपनी प्रतिक्रिया दी थी, बहुत गलत है, बहुत कम भर्ती आई है, लेकिन अब क्या करें बताओ। लेकिन मेरे को लगता है कि उस 5600 में से, मान लो अभी ऑफिशियल नोटिस आया नहीं, जितनी भी आई है उसमें से दोस्तों आपको तो एक सीट लेनी है क्योंकि आप पढ़ रहे हो। अब आप
यहां पर परेशान मत हो, मुझे पता है एज ए स्टूडेंट आपके लिए डिफिकल्ट कंडीशन है। नहीं सर, भर्तियां ज्यादा होनी चाहिए थी। दोस्तों ग्रुप डी में 1 लाख भर्ती आई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या ग्रुप डी में सबका सिलेक्शन हो गया क्या? मेरे कमेंट सेक्शन उठा के देखना, कोई बोलता मैं 1 नंबर से रह गया, कोई मैं 2 नंबर से रह गया। इट मींस अल्टीमेटली आप लोगों के लिए क्या होनी चाहिए कि क्या आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो। और दोस्तों आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो, मैं आपको कर रहा हूं, शानदार कर रहा हूं, टेंशन मत लो। अगर 5,000 क्या 2,000 भी दे दे, 200 भी दे दो, एक सीट हमको करनी है। हमारा सारा ध्यान, अभी सारे बच्चे भटक रहे हैं, सर वैकेंसी बहुत कम आई है, वैकेंसी कोई बात नहीं। आपको पता है सारे बच्चे भटक रहे हैं, तो उसमें से 70% तो ऐसे भटक रहे हैं, 30% की होड़ में लग रहा है, तो उस 30% में आपको आना है। ठीक है, तो अपना सारा ध्यान इधर लो। अरे होगा सिलेक्शन यार, कोई बात नहीं, कम आई है, सबके लिए कम है ना। कोई एक बच्चा तो ऐसा नहीं है जिस केवल उसी के लिए बोला है सरकार ने कि भाई तेरे लिए इतनी भर्ती है, बाकी सबके लिए ज्यादा है। सबके लिए समान है, सबके लिए कंडीशन समान है। दोस्तों हीरो कौन बनेगा? जो इस एडवर्स कंडीशन में, इन फेवरेबल कंडीशन में परफॉर्म कर पाएगा। दोस्तों मैं आपके एक बहुत शानदार कोट है, वैसे मैं फालतू की बातें करता नहीं, लेकिन बहुत शानदार कोट है। आपको पता है जीनियस आदमी किसको बोलेंगे? ये एक बहुत बड़े उसका स्टेटमेंट था, मतलब मैं भूल गया, मैं जनरली बुक्स पढ़ता रहता हूं तो वहां पर था कि जब बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन हो, बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन हो, अगर कोई आदमी उसमें भी अपना काम कर रहा है, डेट इज जीनियस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे विराट कोहली की बात करो, वो प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता है। वो हार्दिक पांड्या है, आप कितना भी उसको ट्रोल कर लो, लेकिन दोस्तों बड़े मैच में परफॉर्म करता है। अब जैसे मान लो हार्दिक पांड्या ने किसी मैच में, मान लो, या विराट कोहली ने भी वर्ल्ड कप के फाइनल में देखोगे 50 रन बनाए। दोस्तों 50 रन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत एवरेज। आप देखोगे कि हाँ यार कोई बड़ा स्कोर नहीं है वनडे में 50 स्कोर करना, लेकिन यार उस कंडीशन 50 करा तो वो आप उसको एक प्रेस करो कि हाँ यार अच्छा स्कोर है। तो सिमिलरली दोस्तों अभी हमारे लिए कंडीशन एडवर्स है, बहुत बेकार है। हमको बस एक छोटी सी चीज करनी है, एवरेज चीजें जो हम लोग करते हैं, पढ़ना है। अगर 1 लाख भर्ती आती तब भी हम लोग वैसे ही पढ़ते, अभी भी बस वैसे ही पढ़ रहे हो। लेकिन ये अभी पढ़ना आसान नहीं है, अभी आपके लिए माइंड में बहुत ज्यादा डाइवर्जन है, नेगेटिव थॉट है। दोस्तों मैं सब छोड़ो, इधर ध्यान दो, सिलेक्शन लेंगे कोई बात नहीं, एक सीट तो अपनी मानो आप। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों फ्लोरीन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ये आपने बता दिया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लेफ्ट से राइट पे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी, क्या अब आपको डाउट आना चाहिए? क्या आप लोग क्या बोलोगे, यार सबसे ज्यादा वाला उधर बैठा है, तो अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दोस्तों अब आपको याद रखने में और ज्यादा इजी हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट में जाओगे तो बढ़ेगी, याद रखने में और इजी हो जाएगा। क्या बताओ? बिल्कुल सर। दोस्तों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है, जो कि काफी ऊपर बैठा है। अगर ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? घटेगी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वाले तो ऊपर बैठा है, यानी ऊपर ज्यादा होती है नीचे कम होती है, तो ऊपर से जब नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। दोस्तों ये मैंने एक तरीका और बता दिया आपको, ऐसे भी याद रख सकते हो, शॉर्टकट आप लोग इसको बोल सकते हो। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर आप लोगों से पूछा जाए किसकी होती है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इसकी क्या होती है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। तो सेम वही चीज, क्लोरीन कहां पर बैठा है सर? राइट में बैठा है, यानी लेफ्ट से राइट में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। क्लोरीन कहां पर है? बिल्कुल नीचे है क्या? नहीं सर, ऊपर है। तो हाँ मतलब टॉप पे नहीं है, लेकिन ऊपर तो है ना, तो ऊपर से नीचे आओगे तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है, जो ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। यहां तक बात क्लियर है? थोड़ा सा आगे चले। सर बेसिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का न्यू बैच स्टार्ट कीजिए सर प्लीज। जब स्टार्ट होगा बता दिया जाएगा। अक्षय कुमार जी प्लीज, है ना, अभी आप इधर ध्यान दो, है ना। सिलेक्शन मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूं। चलो यहां तक कोई क्लियर है? दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तरह से हमने अभी तक जो पढ़ा था वही हमने करा है। चलो आ जाओ दोस्तों, एक नया चीज हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो मैं आपको कोई एक तत्व दे दूं कि मान लो ये सल्फर है, बताओ ये पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में होगा और कौन से आवर्त में होगा। जैसे देखो अभी आप लोग देख पा रहे हो सल्फर सर 16वें ग्रुप में है और पहला
दूसरा, तीसरा। सर तीसरे आवर्त में। तो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि फास्फोरस बताओ कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए क्या हमारे पास में कोई ट्रिक है क्या, या कोई शॉर्टकट है क्या? दोस्तों अगर कोई बहुत ही आइंस्टीन लेवल का बच्चा है, जिस वैसे मैंने आपको जितनी पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी आपको कल, उसमें से आते हैं, तो वो आपने सबने घर में प्रैक्टिस करी है नहीं करी? जो मैंने आपको बताया था, बोलो कितने जनों ने करी, ईमानदारी से बताओ कितने जनों ने याद हो गई? अगर याद नहीं हुई ना तो समझ लो सिलेक्शन नहीं होगा। सीरियस ही नहीं हो तुम। कल बोला था पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, इतनी सी याद कर लो जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन नहीं करी होगी, मुझे पता है ना। बातें करा लो तुमसे, टाइम का है तुम्हारे पास में। तुम्हारे पास में इंस्टाग्राम रील देखने का टाइम है, यूट्यूब पे कमेंट करने का टाइम है, फालतू की बातें करने का समय है, लेकिन जो काम की चीज है वो करने का समय नहीं है। बहुत बढ़िया, करो। दोस्तों आप लोगों से मान लो एग्जाम में पूछ ले कि यार ये जो एल्यूमिनियम है ये कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा, सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? बिल्कुल सर, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आ जाओ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रुप अगर आपको निकालना है कि वह कौन से ग्रुप में है, कौन से वर्ग में है, तो एक बहुत आसान तरीका क्या है, देख लो। दोस्तों आप क्या कर लो, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देख लो। अगर किसी के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आपका कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, कहां पर आएगा दोस्तों? पहले ग्रुप में आएगा। अगर किसी के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह कौन से ग्रुप में आएगा? सर दूसरे ग्रुप में आएगा। यह बात मैंने आपको बताई थी कि दूसरे ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सभी के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों अगर किसी के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह 13वें ग्रुप में होगा। अगर किसी के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वह 14वें ग्रुप में होगा। किसी के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 15वें में होगा। किसी के बाह्यतम कोश में 6 है तो 16वें में होगा। किसी के बाह्यतम कोश में 7 है तो 17वें में होगा। किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो सारे के सारे 18वें वर्ग में आएंगे। ये चीज आपको पता है, ठीक है। सर पीरियड के बारे में बताइए, आवर्त के बारे में बताइए। पीरियड यानी सर आवर्त के बारे में बताइए। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों, पीरियड की संख्या निकालना, आवर्त की संख्या निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग सिंपली उसमें देख लो नंबर ऑफ शेल कितने हैं, कोशों की संख्या कितनी है, कोश की संख्या देख लो, कोशों की संख्या, कोशों की संख्या आप लोग देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी में 1 कोश है तो वह पहले आवर्त में होगा। अगर किसी में कोशों की संख्या 2 है तो वह दूसरे आवर्त में होगा। अगर किसी में कोशों की संख्या 3 है तो वह तीसरे आवर्त में होगा। किसी में कोशों की संख्या 4 है तो वो चौथे आवर्त में होगा। किसी में 5 है तो 5वें आवर्त में होगा, एंड सो ऑन। जैसे एक एग्जांपल के तहत समझते हैं, मैंने आपको बोला कि क्लोरीन, चलो वैसे तो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 30 तक, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, बताओ कौन से पीरियड में होगा और कौन से ग्रुप में होगा, जल्दी जल्दी करके बताओ, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं मैं, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, बताओ कौन से पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा, बताओ, ठीक है। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपसे नहीं पूछा जाएगा जैसे मान लो 85 एटॉमिक नंबर जिसका उसका पीरियड ग्रुप, नहीं पूछा जाएगा, 30 तक आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। या मैंने आप लोगों से बोल दिया दोस्तों, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, बताओ इसको कौन से ग्रुप में रखोगे और कौन से पीरियड में रखोगे, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोल दिया दोस्तों क्या बोलूं, पोटेशियम है, बताओ इसको कौन से ग्रुप में रखोगे, कौन से पीरियड में रखोगे। देखो दोस्तों आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, यानी इसके एटम में प्रोटॉन की संख्या 17, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 17। पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। दोस्तों मुझे ये बताओ इसमें टोटल कितने कोश है, टोटल 3 कोश है, यानी यह आपको तीसरे पीरियड में मिलेगा, तीसरे आवर्त में मिलेगा। दोस्तों इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका तत्व कौन से ग्रुप में आता है, उसको हम लोग 17वें ग्रुप में रखते हैं। चेक कर ले क्या हमने सही निकाला है क्या। क्लोरीन तीसरा पीरियड, क्लोरीन तीसरा पीरियड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बिल्कुल। और ग्रुप कौन सा है, 17वां है। आप लोग देख पा रहे हो, अगर आपने ये करा है तो बिल्कुल राइट मार्क आप लोग कर लीजिए, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 13, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3। दोस्तों इसमें टोटल कोश कितने, 3 है, तो यानी यह
कौन से पीरियड में मिलेगा, कौन से आवर्त में मिलेगा, तीसरे आवर्त में मिलेगा। इसके भाइतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके भाइतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसको कौन से ग्रुप में रखते हैं, 13वें ग्रुप में रखते हैं। तो दोस्तों ये रहा 13वां ग्रुप। क्या 13वें ग्रुप में आ रहा है क्या आपका एल्यूमिनियम? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो सर ये भी मेरा बिल्कुल सही है। कैल्शियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2,8,8,2। टोटल कितने कोश आ रहे हैं, 4 कोश आ रहे हैं। यानी इसको कौन से पीरियड में रखोगे, कौन से आवर्त में रखोगे, चौथे आवर्त में रखोगे। दोस्तों जिसके भाइतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कौन से ग्रुप में रखते हो, दूसरे ग्रुप में रखते हो। देख लो आप लोगों का यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आ रहा है क्या कैल्शियम, 1 2 3 4, चौथा पीरियड है और दूसरा ग्रुप है। बिल्कुल सर सही बात है। चलिए दोस्तों, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2,8,8,1। इसमें टोटल 4 कोश है, तो इसको चौथे पीरियड में रखेंगे, चौथे आवर्त में रखेंगे। इसके भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके भाइतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है। आप लोग देख सकते हो पोटेशियम आपका ग्रुप नंबर 1 में है और कौन से आवर्त में है, चौथे आवर्त में। दोस्तों क्या आपने इतनी चीज समझ में आई? सर कोबाल्ट का कैसे निकालेंगे, किस वजह से ग्रुप एंड पीरियड में? देखिए दोस्तों, कोबाल्ट की अगर हम लोग बात करें, आप लोग मुझे रोहित कुमार जी रोहित कुमार जी कल से क्या अटक रहे हैं, कोबाल्ट पे अटक रहे हैं। चलो आ जाओ, आज रोहित कुमार जी के मजे लेते हैं। रोहित कुमार जी आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? रोहित कुमार जी कल से ज्यादा उफन रहे हो तो आज आपके मजे ले लिए जाए, है ना। कैसे निकालेंगे, किस ग्रुप में, पीरियड में? आपके क्या है, कोबाल्ट से आपके क्या है मजे आ रहे हैं आपको, कोबाल्ट कल से अटक रहे हैं। मुझे बताओ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है? कोई नहीं बताएगा, केवल रोहित जी बताएंगे। हैं, मैंने आपको बताया था ना 30 तक याद रख लो। अगर आपको मेरी बात सुनी होगी तो 30 तक आपने याद करे होंगे। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया होगा कि यार पीरियोडिक टेबल मैंने जितनी बताई है केवल उतनी याद कर लो, उससे ज्यादा नहीं करनी है। अगर आपने मेरी बताए अनुसार उतनी सी भी पीरियोडिक टेबल याद कर ली होगी तो आपको पता होगा यहां पर हाइड्रोजन था, यहां पर लिथियम था, यहां पर सोडियम था, यहां पर पोटेशियम था। अगर आपने सुना होगा तो मैंने बताया था यहां पर बेरिलियम था, यहां पर मैग्नीशियम था, यहां पर कैल्शियम था। बताया था कि मैंने आपको ये पहला ग्रुप, यह दूसरा ग्रुप, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठा, यह सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13 ऐसा होगा। बताओ कोबाल्ट का कितना होता है, बताओ। अरे बताओ ना कोबाल्ट का कितना होता है, क्यों भूल गए क्या रोहित कुमार जी? कितना होता है कोबाल्ट का, कितना होता है? 27 होता है। ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। कैल्शियम का 20 होता है। 21 वाला यहां पर आएगा, 22 वाला यहां पर आएगा, 23 वाला यहां पर आएगा, 24 वाला यहां पर आएगा, 25 वाला इधर आएगा, 26 वाला इधर आएगा, 27 वाला इधर आएगा। यह पहला ग्रुप, यह दूसरा ग्रुप, यह तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, 9वां ग्रुप। कोबाल्ट आपका आएगा 90वें ग्रुप में। देख लो आ रहा है क्या 90 में, है आ रहा है क्या, बताओ। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, चौथे आवर्त और 90वें ग्रुप में आएगा। ठीक है, हो गया रोहित कुमार जी, है ना। तो इधर पढ़ लो, बस एक क्वेश्चन लेके बैठ गए कोबाल्ट, कल से एक ही कमेंट कर रहे हैं। अरे कोबाल्ट के आपको सबको आएगा, जो मैं बता रहा हूं कि उतना ध्यान रखो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कैसे आप लोग शॉर्ट से निकाल सकते हो। बाकी दोस्तों मैंने आपको जितनी कल पीरियोडिक टेबल बताई थी उससे भी आप लोग इजीली निकल जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है सर, क्लोरीन में 17 आया पर 3 कैसे आया? क्लोरीन में 17 आया पर 3 कैसे आया, मतलब 3 कैसे आया दोस्तों? इसमें कोशों की संख्या 3 है ना, 1 2 3 है ना। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। दोस्तों जिसमें कोश 3 होते हैं ना अनुराग जी, वो आपके तीसरे पीरियड में आएगा, तीसरे आवर्त में आएगा। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। चले आगे आ जाओ दोस्तों, आपको मैंने सब बता दिया। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बता दिया, ऊपर से नीचे पर क्या होगा, लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बता दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बता दिया, आयनाइजेशन एनर्जी का बता दिया। लेकिन दोस्तों एक ट्रेंड की बात कोई नहीं करता, उसका नाम है न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश। सर क्या ये एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? दोस्तों बिल्कुल दे रखा है एनसीईआरटी में। देखो न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी दिया गया है। सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमको पढ़ना पड़ेगा नहीं न्यूक्लियर चार्ज क्या है। आपको देखने पे लग रहा होगा काफी खतरनाक चीज है, नहीं दोस्तों बहुत ईजी है। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश? समझो। देखिए दोस्तों इससे नाम से जाओ, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश का मतलब क्या है? नाभिक पर आवेश।
और दोस्तों किसी भी न्यूक्लियस में नाभिक के अंदर क्या क्या होता है सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसी की वजह से क्या होगा, उस न्यूक्लियस पे, उस नाभिक पे आवेश आएगा। दोस्तों अगर किसी में एक प्रोटॉन है तो कम आवेश होगा, 2 होगा तो ज्यादा होगा, 3 होगा तो ज्यादा होगा, 10 होगा तो ज्यादा होगा, 15 होगा तो ज्यादा होगा। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि लेफ्ट से राइट पे आने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बताने की जरूरत है क्या? तो पहले तो न्यूक्लियर चार्ज की आप लोग डेफिनेशन लिख लो। दोस्तों नाभिकीय आवेश है क्या? नाभिक में बेसिकली प्रोटॉन की वजह, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? नाभिक पर कुल आवेश। और वो कैसे आएगा सर? नाभिक में जो प्रोटॉन है ना, टोटल कितने प्रोटॉन है, उसका आवेश ही क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश कहलाएगा। चलिए दोस्तों मुझे बताइए, लेफ्ट से राइट पे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा या घटेगा? सर इधर एटॉमिक नंबर 1 है, इधर 2 है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या है? इसके एटम में प्रोटॉन की संख्या 1, और यहां पर क्या है? प्रोटॉन की संख्या 2। तो एक प्रोटॉन पे आवेश कम होगा, 2 पे ज्यादा होगा। सिमिलरली आप लोग देख लो, ये इसका एटॉमिक नंबर है 19, 20, 21, 22 है ना, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ज्यादा चार्ज होगा ना आपका न्यूक्लियस पे, नाभिक पे। क्या मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों लेफ्ट से राइट पे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा? बोल सकता हूं क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल सकता हूं? बिल्कुल सर बोल सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों ऊपर से नीचे आओगे तब भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। देखो यहां पर 1 है, फिर 3, 11, 19 है ना, तो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा किसी न्यूक्लियस में, उसमें उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा ना, क्योंकि एक प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर पहले मान लो यहां पर 1 था, यहां पर 3 है, यहां पर 11 है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर भी न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। दोस्तों समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? दोस्तों ये सर लैपटॉप में क्लास नहीं चल रही दोस्तों, इस नंबर पे संपर्क कर लो आप, ठीक है? ठीक है, कुछ ऐप से संबंधित कुछ समस्या आती है प्लीज इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर ले, है ना? चलिए आ जाओ दोस्तों, ये समझ में आ गया। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? नेगेटिविटी और एफिशिएंसी में। नेगेटिव एफिशिएंसी नहीं, नेगेटिविटी और एफिनिटी। देखिए दोस्तों एफिनिटी क्या है मैं आपको बताऊं, कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से जोड़ लेगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर फ्लोरीन जोड़ लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों फ्लोरीन में एक समस्या है। क्या समस्या है? देखो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दोस्तों यहां पर जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, वो इतनी आसानी से जुड़ने नहीं देंगे। जबकि क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन में दोस्तों कोशों की संख्या 3 है, तो यहां पर इनके बीच में काफी गैप होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा जुड़ जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा बेसिक है, इतना ही आप लोग समझिए, आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, समझ गए बात को? आ जाओ आ जाओ दोस्तों। दिक्कत यह है कि आपको न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। दिक्कत यह है कि सर एग्जाम में पूछा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, और इसमें काफी दिक्कत होती है। बहुत जनों को लगता है कि सर जो ट्रेंड आपका न्यूक्लियर चार्ज का होगा, नाभिकीय आवेश का होगा, वही इफेक्टिव का होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए आपको बहुत भूख लग रही है, ठीक है, आपके घर पे मान लीजिए आप अकेले हो और आपको बहुत भूख लग रही है, आप बहुत अकेले हो, ठीक है, आपको भूख लग रही है। मैंने क्या किया, मैंने आपको एक पिज्जा भिजवा दिया, आप खुश हो गए। बिल्कुल यार, मैं भी खुश होता अगर मुझे कोई पिज्जा भिजवाता, मुझे भूख लग रही होती है। आपने बोला भैया काम हो गया, पिज्जा आ गया, आप खुश हो रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों इसी दौरान क्या होते हैं, आपके घर पे मान लीजिए आपके 2 भाई और आ जाते हैं। अब आप दुखी हो जाओगे, यार एक पिज्जा को बांट के खाना पड़ेगा। यानी इफेक्टिवली देखे एक जने को कितना मिल रहा है? 1/3 ही मिल रहा है। पहले कितना मिल रहा था? एक व्यक्ति को एक पिज्जा मिल रहा था, बट अभी आप लोग देखेंगे एक व्यक्ति को 1/3 ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे,
एटम के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन के होने की वजह से इस न्यूक्लियस पे, नाभिक पे कुछ आवेश होता है। क्यों? क्योंकि यार प्रोटॉन भरे हुए हैं, हर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उस न्यूक्लियस पे उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, आवेश होगा। और दोस्तों ये प्रोटॉन कर क्या रहे हैं, ये आवेश कर क्या रहे हैं सर, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कोई भग के नहीं चल जाए। क्यों नहीं जा पा रहा इलेक्ट्रॉन छोड़ के? क्योंकि सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होता है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ये जो आकर्षण है केवल इस चीज पर निर्भर नहीं कर रहा कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है। अगर दोस्तों मान लो मैं बोलूं कक्षाओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो वो उतना आकर्षण नहीं कर पाएगा चाहे इसमें कितना ही आवेश क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे उतना आकर्षण नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए था। यानी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है यार। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से उस पर उतना आकर्षण नहीं लग रहा। तो मैं ये मान सकता हूं यार इफेक्टिवली इस पे प्रोटॉन जो काम कर रहा है ना, प्रोटॉन का आकर्षण कम कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो यार, बोलते नहीं हो बच्चों, बोलते नहीं हो। तो होगा क्या, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो सॉरी, ध्यान से समझो। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होगा? जैसे मान लो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी 3 कक्षाएं थी, 1 2 3। मैग्नीशियम में भी 3 थी, ठीक है। एल्यूमिनियम में भी क्या थी? 3 थी। तो आप लोग बोलोगे कि सर इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन थे, इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन थे, इसके 13 प्रोटॉन थे। सर लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, क्योंकि 3 ही तो कक्षा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ये ट्रेंड है। लेकिन दोस्तों जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? जैसे सोडियम के जस्ट नीचे पोटेशियम, पोटेशियम में 4 कक्षा होती है, 1 2 3 4। तो यार इसके इलेक्ट्रॉन पे जो आकर्षण लगना चाहिए था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा क्योंकि दूरी बढ़ रही है। तो नो डाउट दोस्तों इसके पास में प्रोटॉन ज्यादा है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसके कोशों की संख्या ज्यादा हो गई। तो ये दूरी ज्यादा होने की वजह से उस पर उतना आकर्षण नहीं लग रहा। तो मैं बोल सकता हूं ऊपर से नीचे आने पर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। अगर आपको बात जो मैंने समझाई समझ में आ गई तो ठीक है, और आ गई होगी दोस्तों, बिल्कुल बहुत प्यार से समझा रहा हूं। नहीं भी आती है तो आप लोग ये ट्रेंड याद रखोगे, लेफ्ट से राइट पे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और ऊपर से नीचे आने पर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सर इस चीज से मुझे क्या समझ में आता है? आ जाओ दोस्तों, इस चीज से आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा, या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा। दोस्तों क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स धातु जो होते हैं ना, उनमें क्या विशेषता पाई जाती है? बेसिकली वो क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपने हमेशा देखा होगा कैल्शियम पे जैसे मान लो +2 चार्ज है, कभी देखा है इसमें -2 चार्ज? कभी किसी मेटल पे माइनस चार्ज देखा है? कभी देखा है सोडियम पे Na- बना रहा है? नहीं, ये Na+ ही बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करते हैं जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, अधातु जो होते हैं, वो क्या करते हैं सर? वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लोरीन Cl- ही सुना होगा आपने, Cl+ नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ी करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो क्या बनता है? Cl- बनता है। समझ में आई बात को?
ठीक है दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, लेफ्ट से या ऊपर से नीचे आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है अब उस पे क्या उतना आकर्षण लग रहा है क्या प्रोटॉन के द्वारा? बोलो हां या ना। नहीं लग रहा है, यानी ऊपर से जब नीचे आओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। इसका मतलब सर ये है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होना चाहिए था, प्रोटॉन न्यूक्लियस का जितना आवेश होना चाहिए था उतना आवेश नहीं है, क्योंकि आवेश ज्यादा होता तो इसको अट्रैक्ट करता, तो मैं बोल सकता हूं थोड़ा कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। यानी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्या? आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल बढ़ेगा। बताओ यार दोस्तों, मजा आया नहीं आया? देखो हर चीज इतने उससे समझा रहा हूं, फिर भी बताने क्या करते हो। मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक गुण क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लेफ्ट से राइट में जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी अंदर का आवेश बढ़ रहा है। यानी दोस्तों अंदर बहुत खतरनाक पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लेंगे, क्योंकि इन पे अब शक्ति बढ़ रही है अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ये किसकी प्रवृत्ति है? नॉन मेटल की है। तो लेफ्ट से राइट पे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाएंगे। तो लेफ्ट से राइट पे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण अगर घटेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आप लोग बोलोगे लेफ्ट से राइट पे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। समझ में आ गई बात को? ये चीजें क्लियर है? सर मैं भूल जाऊंगा एग्जाम में, कोई बात नहीं, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताओ। अभी बताते हैं। मुझे ये बताओ पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहां पर है? सर यहां पर है लेफ्ट में, राइट में नॉन मेटल है। तो आप मुझे खुद बताओ, लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। भाई नॉन मेटल में ही तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मिलेगा, मेटल में मेटेलिक कैरेक्टर मिलेगा। मेटल यहां बैठा है, आप उधर जा रहे हो तो उनके पास में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मिलेगा क्या? हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर मिलेगा क्या? नहीं, बेचारे नॉन मेटल के पास में कहां से आएगा मेटेलिक कैरेक्टर? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो सर लेफ्ट से राइट पे जाने पर हम लोग नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। कॉमन सेंस है यार, ठीक है? आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों एक डाउट जो आपको काफी समय से आ रहा था कि सर मैं पहचानूं कैसे कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटेलॉइड है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। देखो कितने आसानी से आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है दोस्तों? इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं उनमें से कुछ क्या है आप लोगों के? मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटेलॉइड है। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे लेफ्ट में क्या है आपके? ये ग्रीन डब्बे वाले मेटल है, राइट में आप देखोगे पीले डब्बे वाले नॉन मेटल है। और अगर ध्यान से आप लोग देखोगे ना, ये जो है ना आपके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये ऐसे करके ये जो डब्बे आप लोग देख पा रहे हो ये क्या है? मेटेलॉइड है, उपधातु है। तो कहीं ना कहीं मेटेलॉइड जो है, उपधातु है, क्या वो मेटल को नॉन मेटल से अलग कर रहे हैं क्या? इसके इस साइड मेटल है, इसके इस साइड नॉन मेटल है। और अगर इसको आप लोग मिलाओगे ऐसे जिगजैग लाइन बन रही है कैसे? देखो ऐसे 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 जिगजैग लाइन ऐसे बन रही है क्या? तो आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग लाइन किसको सेपरेट करती है? आप लोग बोलोगे मेटल को नॉन मेटल से, ठीक है दोस्तों? इन तत्वों के बारे में एनसीईआरटी में एक विशेष लाइन लिखी हुई है, क्या? आ जाओ, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, किनको बोला गया है बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स? इसको बोरोन को, सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, आर्सेनिक को, टेल्यूरियम को, पोलोनियम को। ये मैंने नहीं बोला, ये एनसीईआरटी ने बोला है।
तो कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ दीज इज अ बॉर्डर लाइन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक बॉर्डर लाइन एलिमेंट है। दोस्तों ये बॉर्डर है, जैसे दो देशों के बीच की बॉर्डर होती है ना, उसके एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया, या कुछ भी मान लो आप, है ना, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना। तो सिमिलरली दोस्तों बॉर्डर है, इसके एक तरफ मेटल है इसके एक तरफ नॉन मेटल है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हम लोग किसको बोल रहे हैं, इन्हीं को बोल रहे हैं। कौन कौन आ गया, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, नहीं है सर। दोस्तों एक चीज मुझे ये बताओगे आप लोग, ठीक है, एक चीज आप लोग बताओगे। देखो इन्होंने एंटी मनी को बोला है, ठीक है, एंटी मनी का सिंबल क्या होता है आप लोगों का, एस भी होता है, क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है स्टबम। ठीक है, अब देखो इधर देखो डब्बे का कलर नहीं करा लेकिन लाइन में लिख रखा है, तो अब क्या करें सर, इसको माने या नहीं माने, बताओ। इधर तो लिख रखा है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख लेना क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सर अगर इधर लिखा है तो मानेंगे, हो सकता है डब्बे का कलर भूल गए हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेटलॉइड को आप लोग सेमी मेटल के नाम से भी जानते हैं, अर्ध धातु के नाम से भी जानते हैं, उप धातु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ विशेषता पाई जाती है मेटल की। ठीक है, चलो सर यहां तक समझ में आई। अब हमको समझाओ मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड में डिफरेंस क्या है, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिफरेंस क्या है। सर आपने हाइड्रोजन में ऐसा क्या देखा जिससे आपने उसको नॉन मेटल बोला, सर आपने कॉपर में ऐसा क्या देखा जिससे आपने इसको मेटल बोला, आपने सर सोडियम में ऐसा क्या देखा जिससे आपने उसको मेटल बोला। देखो एक्चुअली में दोस्तों जो मेटल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं। बस सर इसी बात पे आपने उसको मेटल बोल दिया क्या, और जो ग्रहण करते हैं उसको नॉन मेटल बोल दिया क्या, नहीं सर, और भी विशेषता होती है। आइए बताओ, बात करते हैं, चलो मेटल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। दोस्तों मेटल जो होते हैं ना, वो आप लोग इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है। यानी जैसे मान लो आपने कॉपर लिया, कॉपर लिया, क्या कॉपर में करंट फ्लो हो जाती है क्या, क्या सिल्वर का तार लिया उसमें करंट फ्लो हो जाती है क्या, गोल्ड का तार लिया उसमें करंट फ्लो हो जाती है क्या, बिल्कुल। तो सर जो मेटल्स होते हैं ना, एक्चुअली में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है, मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकती है। दोस्तों इलेक्ट्रिकली नहीं, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, उष्मीय चालकता भी। सर थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने लोहा लिया, लोहे के इस तार को गर्म करो, यहां पर हीट दो, क्या इसका ये वाला किनारा भी गर्म हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि हीट तो आपने यहां पर दी थी, तो हीट यहां से यहां पर कंडक्ट कर गई, यहां से यहां पर आप लोगों का प्रोपेगेट कर गई, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। जनरल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये हाई लस्टर होता है, इनमें चमक होती है। जी हां, एंटीमनी आपका मेटलॉइड है हर्षु जी, ठीक है, ये इनमें चमक होती है। गोल्ड देखोगे चमकीला होता है, सिल्वर देखोगे चमकीला होता है, कॉपर देखोगे चमकीला होता है ना, तो इनमें चमक पाई जाती है। जनरल प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा हूं। तीसरा क्या है दोस्तों, ये डक्टाइल और मेलेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप लोग किसी को खींच के वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आप लोग क्या बोलोगे, यार इसकी डक्टिलिटी अच्छी है, इसकी तन्यता अच्छी है। कभी आपने सुना है क्या ऑक्सीजन का वायर, कभी आपने सुना है क्या हाइड्रोजन का वायर, सुना है आपने कॉपर का वायर सुना है, एल्यूमिनियम का सुना है, लोहे का तार सुना है, सोने का तार सुना है, चांदी का तार सुना है, क्यों, क्योंकि उनको खींच के आप लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस विशेषता को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल जो होता है ना, उनकी डक्टिलिटी, उनमें डक्टिलिटी पाई जाती है। सर मेलिबिलिटी क्या होती है, अगर किसी को ठोक कर आप लोग शीट बना सको, है ना, अगर उसको आप लोग शीट में कन्वर्ट कर सको तो आप लोग बोलोगे इसकी मेलिबिलिटी अच्छी है। कभी आपने सुना है हाइड्रोजन की शीट, ऑक्सीजन की शीट, नाइट्रोजन की शीट, सुना है आपने, नहीं। चांदी की शीट सुनिए, लोहे की शीट सुनिए, चांदी की शीट सुनिए, क्यों, क्योंकि उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, भोजन को पैक करने में एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एल्यूमिनियम की फॉयल, वो पतली शीट क्यों बन पाई, क्योंकि एल्यूमिनियम की मेलिबिलिटी बहुत अच्छी है, उसको ठोक के आप लोग शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी डक्टाइल होता है और मेलेबल भी होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी, तन्यता किसकी होती है दोस्तों, गोल्ड की होती है। यानी गोल्ड
के तार बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। फिर सर हमारे घर में कॉपर के तार क्यों यूज करते हैं? अरे गोल्ड के तार कितने महंगे आते हैं आपको पता है क्या? तार में कन्वर्ट कर पाते तो लगा दो सब जगह है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सर सबसे ज्यादा मेलिबिलिटी किसकी पाई जाती है, किसकी होती है मेलिबिलिटी? दोस्तों मेलिबिलिटी भी सबसे ज्यादा गोल्ड की होती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। सर पीरियोडिक टेबल में कहां पर मिलेंगे मेटल? आपको लेफ्ट साइड मिलेंगे, है ना। यहां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे के सारे ये आपके लेफ्ट में बैठे हैं। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं दोस्तों नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या विशेषता पाई जाती है? दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो आप लोगों के रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वो सारे के सारे आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ठोस अवस्था में आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन एक मेटल ऐसा है, देखो अगर आप गर्म करोगे हर कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लोहे को गर्म करोगे वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड को करोगे वो भी हो जाएगा। हो सकता है कोई ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो, कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हो, लेकिन हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर पे आपको सारे के सारे मेटल ठोस अवस्था में मिलेंगे। बस एक मेटल ऐसा है जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, तरल अवस्था में मिलेगा, और उसका नाम क्या है आप लोगों का? मरकरी है। मरकरी, पारा। समझ में आ गया क्या? आ गया? ठीक है, आ जाओ बात करते हैं दोस्तों नॉन मेटल की। नॉन मेटल की बात करें दोस्तों, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इवन हीट के भी। ठीक है, इनके थर्मल कंडक्टिविटी भी काफी कम होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी काफी कम होती है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये नॉन लस्टरस होते हैं, चमकीले नहीं होते ये। लेकिन अगर आप लोगों से ऐसा पूछा जाए ऐसा कौन सा आप लोगों का नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है, चमकीला होता है? दोस्तों ध्यान रखोगे आयोडीन। आयोडीन जो होता है ना वो चमकीला होता है, इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला होता है। ठीक है दोस्तों, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना वो आप लोगों को, ठीक है, तो नॉन मेटल जो होते हैं ना मैक्सिमम जितने भी होते हैं वो गैसीय अवस्था में मिलते हैं, और कुछ आप लोगों को सॉलिड स्टेट में मिलता है। जैसे कार्बन आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा। ठीक है, हम इसकी बात और करेंगे जब अलग से पूरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, टेंशन मत लो। लेकिन दोस्तों एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि आप लोगों को तरल अवस्था में मिलेगा, बाकी सारे के सारे या तो गैसीय अवस्था में मिलेंगे, ठोस अवस्था में मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैसीय अवस्था मिलता है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था मिलता है, क्लोरीन गैसीय अवस्था मिलता है, हीलियम, नियोन, ये सारे आपके नॉन मेटल में ही काउंट होते हैं, ये सारे आपको गैसीय अवस्था में मिलते हैं। एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि आप लोगों को लिक्विड स्टेट में मिलेगा, उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। क्लियर है क्या? ये रहा ब्रोमीन। ठीक है, आज दोस्तों ये काफी ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जो आपके नॉन मेटल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं ना वो काफी ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब जैसे ईंट है, ईंट को आप लोग तोड़ोगे तो आराम से टुकड़े हो जाते हैं ना, कांच को आप गिराओगे पूरा टूट जाता है ना, लोहे को गिराओगे वैसे टूटेगा थोड़ी, क्योंकि वो ब्रिटल नहीं है, ये ब्रिटल होते हैं आप लोगों के। ठीक है, आ जाओ मेटलॉइड की बात करते हैं दोस्तों। ऐसे तत्व जिनमें कुछ विशेषता मेटल की होती है, कुछ नॉन मेटल की होती है, उसे आप लोग मेटलॉइड बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आप लोग के सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है ना, इसका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आप लोगों का यूज होता है। ठीक है, चले आगे, आ जाओ, चले, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाओ दोस्तों। मैंने आपको यह भी बता दिया, अल्कली मेटल पढ़ा दिया। मेटल्स, कुछ विशेष मेटल बताता हूं। अल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं? पहले ग्रुप में जो मेटल्स होते हैं उसको अल्कली मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं सर? दूसरे ग्रुप में जो मेटल्स होते हैं उसको अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं? तीसरे से 12वें ग्रुप में जो आते हैं उसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या है सर? आप लोगों के जो एफ ब्लॉक में जो है ना, जो भी मेटल है उसको लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बोलते हैं। इन दोनों को मिला के आप लोग इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। सारी बात बताई। नॉन मेटल में कुछ विशेष नाम है क्या? बिल्कुल सर। 17वें ग्रुप वाले नॉन मेटल को हेलोजन बोलते हैं। 18वें ग्रुप वाले में जो आ रहे हैं उसको नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, अनुराग विश्वकर्मा जी, मरकरी क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? अनुराग जी आप बताओ क्या है? ये दो बच्चे, इनको बहुत ज्यादा डाउट आता है। अनुराग जी आप देखो एक ही एक कमेंट करते जा रहे हैं। तबियत खराब हो रही है, कंट्रोल से करके कंट्रोल भी कर रहे हैं अनुराग जी? क्लास में ध्यान है क्या? इस बच्चे से एक विशेष बात करूंगा फोन लगा के अभी। क्लास में ध्यान है कि अनुराग जी? कहां से हो? हैं? क्लास में ध्यान देते नहीं हो। मैंने क्या बताया अभी? जितने भी मेटल्स होते हैं
क्या लिख रहे हैं? मेटल्स। जितने मेटल्स होते हैं ठोस अवस्था में होता है, इकलौता ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है उसका नाम है मरकरी पारा। बोलते हो सर पता नहीं ध्यान कहां रखते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी सारी बात। दोस्तों अल्कली मेटल क्या होता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ग्रुप 1 में जितने भी मेटल्स आते हैं ना वो आप लोगों के अल्कली होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। ये मेटल्स काफी रिएक्टिव होते हैं और ये काफी सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट का मतलब जैसे लोहा तो सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ये वाले मेटल काफी सॉफ्ट होते हैं। जैसे सोडियम इतना सॉफ्ट है कि आप लोग इसको चाकू से काट सकते हो। लिथियम इतना सॉफ्ट है आप इसको चाकू से काट सकते हो। क्लियर है क्या? बाकी दोस्तों इनकी मेटल्स का एक अलग से चैप्टर होगा, मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है दोस्तों, डी ब्लॉक में जो होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रांजिशन मेटल के जो आपके सॉल्यूशन होते हैं ना, जैसे कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर क्या है? मेटल है। कौन सा है? ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक में है। तो ये आपके कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। दोस्तों आयरन सल्फेट का रंग होता है हरा। तो जो ट्रांजिशन मेटल के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, आप लोग ध्यान रखना वो कलर्ड होता है ना। इसके हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में अलग से बात करेंगे। चलो आ जाओ। लेंथेनाइट्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया, 58 से 71 है ना। ये आपके जो 14 होते हैं उसको आप लोग लेंथेनाइट्स बोलते हैं, 58 से 71 वाले तत्व, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिनाइट्स किसको बोलते हैं दोस्तों? 90 से 103 वाले, 90 से 103 वाले ये आपके कहलाएंगे आपके एक्टिनाइट्स, ठीक है। चलो अब एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यूरेनियम आपका काफी बार पूछा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर ध्यान रखो कितना होता है? 92 होता है, ठीक है। सर क्यों ध्यान रखे? यूरेनियम एक फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे लकड़ी को जलाओगे एनर्जी मिलेगी ना, तो लकड़ी को फ्यूल बोल दोगे आप। वैसे ही दोस्तों यूरेनियम से भी बिजली बनाई जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है, तो ये फ्यूल है हमारे लिए, ठीक है। दोस्तों यूरेनियम के बाद यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। 92 एटॉमिक नंबर से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो तत्व है ना वो काफी अनस्टेबल होते हैं। तुरंत आप लोगों के ना किसी ना ये मैं बोलूं रेडियो एक्टिव, आप लोग बोलोगे रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जो काफी अनस्टेबल होता है, टूट के एनर्जी रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो बस आप एक चीज समझना, 92 एटॉमिक नंबर के आगे जो तत्व आते हैं ना उसे आप लोग क्या नाम से जानते हो? एक विशेष नाम से जानते हो, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनियम तत्व। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए पहला ट्रांस यूरेनियम तत्व जो होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बताओ? तो 92 से आगे एटॉमिक नंबर वाले को आप लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। यानी पहला ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कौन सा होगा? ये होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 93 होगा। दूसरा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 94 होगा। कई बार आप लोगों से इसके नाम भी पूछ लिया जाता है कि पहला ट्रांस यूरेनियम जो तत्व है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम क्या है? नेपच्यूनियम। क्या नाम है? नेपच्यूनियम। इसका सिंबल क्या है? एनपी। अगर आप लोगों से बोला जाए दूसरा ट्रांस यूरेनियम जो तत्व है इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है प्लूटोनियम। क्या नाम है? प्लूटोनियम। बस ये बातें पूछ सकता है, वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। दोस्तों हेलोजन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। 17वें ग्रुप में जो आप लोगों के आते हैं ये हेलोजन कहलाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडाइन, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। नोबल गैस क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आ जाओ, सारी बातें बता दी, आ जाओ। अब हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चेक तो करें जो मैंने पढ़ाया है वो आपने पढ़ा भी है नहीं पढ़ा, ध्यान भी है नहीं है। आ जाओ, चलो स्टार्ट करो, जल्दी से बताओ। न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल कहां तक देखी गई? न्यूलैंड साहब ने बताया था हर 7वें के बाद में 8वें तत्व की विशेषता पहले जैसी होगी, पीरियोडिसिटी पाई जाएगी, हर पीरियड के बाद में प्रॉपर्टी रिपीट होगी। लेकिन दोस्तों कैल्शियम तक ही ये सही रिजल्ट दे रहा था, इसके बाद नहीं दे रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व कौन सा था? मैंने आपको बताया था जब इन्होंने वर्गीकरण करा था टोटल 56 तत्व थे, इनको इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में सजाया तो उसमें जो पहला तत्व था वो हाइड्रोजन था, जो आखिरी तत्व था वो थोरियम था। यार मैंने बताया था ना आपको, है ना। आ जाओ, चलो
न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? अगर आपने ध्यान से जब मैंने न्यूलैंड की टेबल बनाई थी तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था ये कोबाल्ट और निकल को देखो एक ही जगह रख दिया। वैसे हर जगह एक तत्व आना चाहिए था, इन्होंने देखो कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह रख दिया। ठीक है, एक ही स्लॉट में रख दिया। ऑप्शन नंबर सी है ना, याद रखेंगे। चलो आ जाओ, ये इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का ही। चलिए बताएंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कहां तक लागू हुआ? अगेन ये क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, कैल्शियम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आया लेकिन मैं एक ही बार लेकर आ रहा हूं, दो ही बार लगाए, इतनी बार सेम क्वेश्चन इतनी रिपीट हुए ये वाले। किसने अष्टक नियम की खोज की? और ये जो अष्टक नियम है इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले संगीत के नोट, संगीत से भी करी जाती है, सारे गामा पादा निसा, याद है? तो न्यूलैंड साहब ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूलैंड ने तत्वों को किस आधार पे किया था? सर उनके एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सेट किया और बोल दिया तुक्के में कि यार 7वें के बाद में जो 8वां तत्व आएगा ना उसकी विशेषता पहले जैसी होगी। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में है ना, सिंपल क्वेश्चन है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत 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 अच्छा लगा सीरियसली में। ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कर सकता था, हर कोई क्या 99.99% बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। चलिए दोस्तों, कई बार एक क्वेश्चन ऐसे आता है जो छोड़ने वाला होता है, लेकिन अब आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो अब आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना है। क्या प्रिपेयर रहना है कि सर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, सॉरी न्यूलैंड की जो टेबल है ना, उसका सर बेसिक ज्ञान होना चाहिए। सर कितना बेसिक ज्ञान होना चाहिए? एटलीस्ट सर उतना तो आप लोग याद रखो जहां तक टेबल काम कर रही है। कहां तक काम कर रही है? कैल्शियम तक। तो ये ध्यान रखो टेबल में, यहां पर HF, ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इतना तो आप लोगों को याद रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन दिक्कत बताऊं क्या पूरी? पोटेशियम और कॉपर के बीच में, पोटेशियम और इस कॉपर के बीच में कितने तत्व हैं? दोस्तों एक कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो आपको पता है हर 7वें के बाद में 8वें की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वें को जस्ट इधर रख दिया। ठीक है, यानी एक लाइन में 7, दूसरे में 7, तीसरे में 7, चौथे में 7। लेकिन इन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रख दिया। अगर एक स्लॉट में, मतलब एक स्लॉट में अगर एक ही होता तो कितने होते इन दोनों के बीच में? 1 2 3 4 5 6 होते। लेकिन इन्होंने क्या रख दिया? कोबाल्ट और निकल को रख दिया। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में कितने तत्व आ गए? टोटल 7 तत्व आ गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब बहुत, मैं बोलूंगा हाई लेवल का क्वेश्चन है यार ये, सीरियसली में। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? आपको पता है दोस्तों, इवन मेंडलीव साहब ने जब अपनी टेबल बनाई थी उस समय इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी दोस्तों। बाद में जब इनर्ट गैस की खोज हुई, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनके एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा थे। आपका जो अष्टक नियम था वो 20 के बाद सही रिजल्ट दे नहीं रहा था। जितनी भी इनर्ट गैस की खोज हुई थी उसके एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा थे यार। ठीक है, तो इनर्ट गैस के बाद में, नोबल गैस के बाद में तो बिल्कुल ही वो हो गया यार कि ये काम ही नहीं कर रहा यार। चलो आ जाओ, न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए? दोस्तों कैल्शियम तक बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा था, कैल्शियम तक बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा था। ठीक है, तो कैल्शियम तक बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है, यानी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि गलती से सोडियम मैग्नीशियम मत बोल देना, सोडियम मैग्नीशियम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक ग्रुप में नहीं है, इसमें तो कहां से आएंगे यार। ठीक है, चले आगे आ जाओ। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है? दोस्तों जब न्यूलैंड साहब ने क्लासिफिकेशन करा था उस समय टोटल जो ज्ञात तत्व थे प्रकृति में, जो तत्व पाए गए थे वो कितने थे? 56 थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूलैंड के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन के साथ में एक ही कॉलम में डाल दिया? बताओ, ये अपन ने डिस्कस भी किया था। देखो ये टेबल देखो, ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को बताया था। देखो इन्होंने क्या करा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि क्या थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी विशेषता एक जैसी है, नॉन मेटल है, कोबाल्ट निकल को घुसा दिया इसी में। ठीक है ना, तो उन्होंने कोबाल्ट और निकल को इसी में डाल दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसका जैसा दिखता है? न्यूलैंड साहब ने क्या बोला कि अगर तत्वों को मैं उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाऊंगा तो हर सातवें के बाद में आठवां की प्रॉपर्टी, हर सातवें के बाद का जो आठवां तत्व होगा ना उसकी विशेषता पहली जैसी होगी। जैसे पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आठवें की विशेषता बिल्कुल इसकी जैसी होगी, नौवें की बिल्कुल इसकी जैसी होगी, 10वें की बिल्कुल इसकी जैसी होगी। यानी 10वें की विशेषता किसकी जैसी होगी? तीसरे की जैसी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बताएंगे न्यूलैंड की आवर्त सारणी में तत्व डैश को हैलोजन के साथ रख दिया। अभी मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ में कोबाल्ट और निकल को घुसा दिया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हमने करा है। चलो बताओ, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। ये किसकी कमियों में से एक था? बताओ। न्यूलैंड साहब की कमियों में से एक था। देखो ये रहा आप लोगों का न्यूलैंड साहब ने जो टेबल बनाई। दोस्तों एक्चुअली में आयरन, मैंने आपको बताया भी था, आयरन, कोबाल्ट, निकल में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, लेकिन कोबाल्ट निकल को एक अलग उसमें कॉलम में रख रखा है, आयरन को अलग में रख रखा है। ये उनकी एक कमी थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ना, ऑक्टेव लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ, ऑक्टेव के नियम, न्यूलैंड नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया। बताओ, आयरन जो कोबाल्ट और निकल जैसा है उसको अलग रखा गया। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं आप लोगों के, है ना। चलिए, डोबेरैंड ने समान गुण तत्व, इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान करी? बताओ दोस्तों, एक्चुअली में इन्होंने जो तरीका बताया था ट्रायड का, त्रिक का, ग्रुप का, जो तीन तीन तत्वों का जो ग्रुप बनाया था, केवल कितने ट्रायड बन सके, कितने ग्रुप बन सके? 3 ही बन सके। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, डोबेरैंड ने जो तीन तीन तत्वों के जो ग्रुप बनाए थे वो किस आधार पर बताए थे? उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में सेट करा और बोला पहले और तीसरे का एवरेज अगर दूसरे के बराबर आ रहा है तो इन तीनों को एक जैसे रख दो। तो उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हाइड्रोजन की विशेषता 17वें ग्रुप में जो आपके हेलोजन है ना उसकी जैसे होती है। जैसे हेलोजन आपका डाइएटोमिक रूप में मिलता है, Cl2 Br2, वैसे हाइड्रोजन भी आपका डाइएटोमिक में मिलता है। ठीक है, तो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये कॉमन चीज है आपके हाइड्रोजन में और हेलोजन में। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म। दोस्तों मेंडलीफ साहब ने जो टेबल बनाई थी पुरानी पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक मास पर आधारित थी, परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। नई वाली जरूर एटॉमिक नंबर पे थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्नलिखित में से किसकी खोज नहीं हुई थी? दोस्तों उस समय आपको पता है नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों इसकी खूबसूरती थी कि इनर्ट गैस को आप लोग एक पूरा एक अलग ग्रुप में रख सकते थे पुरानी पीरियोडिक टेबल में। पुरानी पीरियोडिक टेबल कुछ डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, आ जाओ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया है पीरियोडिक टेबल में, देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ऊपर बताया था RH2, RH3, RO, ये ना ऊपर लिखे हुए हैं ना कि कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ में कैसे कनेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में कैसे, तो ऊपर की साइड लिखे हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। बताओ, मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण पहले से ही तो आपको पता है दोस्तों, उन्होंने कुछ तत्व की खोज तो तत्व की भविष्यवाणी करी थी, उनके नाम रख दिए, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। ठीक है, तो एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। अच्छा, बाद में जब खोज हुई थी स्कैंडियम गैलियम, पूछना क्या चाह रहा है ये? हाँ, बाद में फिर स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम की जो खोज हुई थी वो इन जगह पर आके बैठ गए थे। ठीक है, किस समूह का उल्लेख नहीं था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में? दोस्तों मेंडलीफ साहब के आवर्त सारणी में किसका नहीं था? ठीक है, तो ये इनर्ट गैस का, सॉरी, विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नॉट मेंशन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल? दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस का ग्रुप है 18वां, उसमें मेंडलीफ साहब का कुछ भी नहीं था। एक जने ने क्वेश्चन पूछा था निक्टोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, है ना, पूछा था ना दोस्तों। जो आप लोगों की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 15वां ग्रुप है ना, 15वां ग्रुप, उसे ही निक्टोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आ जाओ, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने इन तत्वों पर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो मेंडलीफ साहब ने क्या किया, हर तत्व की अभिक्रिया करवाई हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से जो भी कंपाउंड बने उन पे ध्यान दिया, उस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण करा। सिंपल क्वेश्चन है।
किन समूह को बाद में जगह मिली? तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को बाद में जगह मिली। ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी। हेलोजन को कौन से समूह में रखोगे, कौन से वर्ग में, 17वें में रखोगे? सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? अब सर ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों एक्चुअली में ये 11वां ग्रुप है ना, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखो, इस ग्रुप को एक विशेष नाम से जाना जाता है। क्या? कॉइनेज मेटल, सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से बोला जाता है कौन से वर्ग की धातु को सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है, कॉइनेज मेटल के नाम से जाना जाता है। तो 11वां क्यों? क्योंकि इसमें जो भी मेटल्स आते हैं उसके सिक्के बनाए जाते हैं। कॉपर के सिक्के बनते हैं, सिल्वर के बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं। तो यार इनका तो आपको ग्रुप ध्यान रखना ही है। सर आपने बताया नहीं, भी बता रहा हूं ना, ठीक है। तो आपका देखो 11वें से संबंधित कौन सा नहीं है? कॉपर है, कॉपर के सिक्के बनते हैं, सिल्वर के बनते हैं, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, गोल्ड के बनते हैं, मरकरी का नहीं बनता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल कितने ग्रुप है? सर 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, ऑप्शन नंबर सी। देखो सिंपल क्वेश्चन है यार। किन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रम से 15, 16, 17 और 18 है? दोस्तों 15 किसका होता है? फास्फोरस का। सल्फर का होता है 16, क्लोरीन का होता है 17, आर्गन होता है 18। ठीक है, तो ये आप लोगों का फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मैंने आपको बोला दोस्तों 30 तक याद रख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? दोस्तों जो दूसरा समूह है कौन कौन होता है उसमें? भूल गए क्या? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बताओ कौन सा नहीं है? सोडियम नहीं है, पहले ग्रुप में होता है ये आपका सोडियम। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। बस दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करिए, क्योंकि देखो ह्यूमन नेचर होता है भूलना। हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं यार, आप भी चीजें भूलते हो, हर कोई भूलता है, इवन मैं भी। 3 के यार कितने पढ़ लिए अपने? मैटर पढ़ लिया, पदार्थ पढ़ लिया, एक एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ लिया, पूरा उसका स्ट्रक्चर वगैरह। तीसरा चैप्टर कौन था अपना? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया। चौथा भाई 4 चैप्टर हो गए। केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर, मतलब मैक्सिमम आप मानो 60% सिलेबस हो गया अपनी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सर अगला चैप्टर कौन सा होगा बताया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे मंडे को। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है। बाकी 2 दिन मैं आपको रिवीजन के लिए देता हूं, अच्छे से पढ़ो। ये चैप्टर पूरा हो चुका है, शाम तक इसका टेस्ट अपलोड हो जाएगा। टेस्ट देके देखना, प्रिपरेशन को चेक करना। ओके, थैंक यू सो मच।